नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन चल रहा था, जहां पर हम बात कर रहे थे टेस्ट नंबर 4 की। और टेस्ट नंबर 4 के डिस्कशन का आज हमारा यह चौथे दिन का पहला लेक्चर है, जहां पर हम बात करेंगे या फिर अब तक हमने देखा है इस पूरी के पूरे टेस्ट सीरीज नंबर 4 में 111 प्रश्नों को। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 112 से। तो शुरुआत करें उसके पहले थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के लिए है। देखिए, आज की न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट यह है कि 538 पद हो गए हैं। उत्तर प्रदेश आयोग की जो पीसीएस की परीक्षा हो रही है उसमें कुल टोटल अब तक, ठीक है, फिलहाल जो नोटिफिकेशन आया है वह 400 पदों के लिए ही है, जिसमें लगभग 80 पद पीसीएस के लिए हैं। बाकी 292 के आसपास जो पद हैं वह प्रधानाचार्य के लिए हैं, और शेष पद जो है वह विशिष्ट या फिर विशेष चयन हेतु निर्धारित किए गए जो नोटिफिकेशन का था, ठीक है। लेकिन फिलहाल ऐसा आज की खबर है, ऐसा आज का न्यूज़ है कि पदों की संख्या जो है वह बढ़ गई है। हालांकि अभी भी यह ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट होगी वह जब जारी की जाएगी तो अब आपको बता दिया जाएगा। अभी आप पदों की संख्या 80 मानकर ही चलिए, क्योंकि विज्ञापन जारी होने के पहले भी हमने इस प्रकार के बहुतेरे न्यूज़ पढ़े थे कि जो विज्ञापन जो एसडीएम के पद है उनकी संख्या आपकी बार 150 होगी, डीएसपी के पदों की संख्या आपकी बार 120 होगी, बीडीओ के पदों की संख्या आपकी बार 300 से ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार के विभिन्न चीज़ों से हम पहले भी परिचित हो चुके हैं, तो भविष्य में भी इनसे परिचित होना लाजिमी बनता है। लेकिन जब तक किसी प्रकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए तब तक आप पदों की संख्या 80 मानिए और अपनी तैयारी पूरे जोर शोर से लगा करके करते रहिए। चलिए, फिलहाल हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। दूसरा, मौलिक कर्तव्य विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। और तीसरा, मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित है और विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है आपके पास: ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, या फिर डी 1, 2 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। मौलिक कर्तव्य जो है वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ सबके बारे में बारी बारी से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कथन नंबर 1 की। तो देखिए भैया, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़ा गया था, ठीक है। एक नया भाग जोड़ा गया था संविधान में, जिसका नाम है भाग 4 क, और साथ ही साथ इसके एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था जिसको बोला गया अनुच्छेद 51 क, ठीक है। नेक्स्ट, बाद में जो है 86वें संवैधानिक संशोधन, देखिए मौलिक रूप से जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे वे उनकी संख्या थी 10, यानी कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। लेकिन बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से। देखिए, मौलिक कर्तव्यों को डायरेक्ट न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता, यानी कि सरकार या फिर कोई अन्य जो है डायरेक्ट न्यायालय में जाकर के आपके मौलिक कर्तव्यों को लागू नहीं करवा सकता, लेकिन संसद द्वारा विधि बना करके इनका प्रवर्तन किया जा सकता है। तो मौलिक कर्तव्य जो है वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय तो हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य केवल और केवल नागरिकों तक ही सीमित हैं और ये विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। यह एक स्टेटमेंट है, इसको आप अपने दिमाग में रख लीजिए। केवल और केवल भारतीय नागरिकों तक ही मौलिक कर्तव्य सीमित है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की बात करते हैं। थोड़ा सा लाइक आप करते चला करिए। तो यह कथन और कारण के रूप में प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कथन की। तो देखिए, कथन ये है कि भारत में लगभग 2 वर्षों तक युद्ध अभियानों के बाद महान यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर 325 ईसा पूर्व में यहाँ से चला गया। कारण आर बताया जा रहा है कि उसे पोरस शासक ने पराजित किया था। कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर देना है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं एवं आर कथन ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सत्य किंतु आर गलत है। और डी, ए गलत है किंतु आर सत्य है। चलिए,
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए सिकंदर जो है वह लगभग 326 ईसा पूर्व के आसपास 327 ईसा पूर्व में इसने हकमनी साम्राज्य को जीत लिया था। उसके बाद यह भारत की तरफ बढ़ गया था और लगभग 326 ईसा पूर्व के आसपास जो है सिकंदर के द्वारा भारत के सीमावर्ती राज्यों पर आक्रमण करने की शुरुआत कर दी गई थी और लगभग 2 वर्षों के अभियान के बाद जो है वह 325 ईसा पूर्व में ग्रीस की तरफ लौट गया था। ठीक है, उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था तो वह ग्रीस की तरफ लौट गया। अब थोड़ी सी बात करते हैं पोरस से युद्ध के बारे में। तो पोरस को देखिए पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। ठीक है, पुरुषोत्तम भी कहा गया है पोरस को कहीं कहीं। ठीक है, भारतीय राजा पुरुषोत्तम कहा गया इसको कहीं कहीं और ग्रीक ग्रंथों में इसको पोरस कहा गया और इसका एक अन्य नाम हमको पुरु भी देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए सिकंदर के साथ पोरस का युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पर, जिसको ग्रीक इतिहासकारों ने झेलम नदी को कहा विधिस्प नदी। क्या कहा? विदस्प नदी। ग्रीक इतिहासों में या फिर ग्रीक ग्रंथों में झेलम नदी को विदस्प नदी कहा गया। इसी के तट पर सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध हुआ था जिसमें पोरस जो है वह पराजित हो गया था। हालांकि बाद में सिकंदर ने इसकी वीरता से प्रभावित होकर के इसको इसका राज्य वापस दे करके इसे अपना मित्र बना लिया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। छोटे छोटे प्रश्न हैं, कुछ ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा हमारा यह। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके कोयला भंडारण, ध्यान दीजिएगा कोयला भंडारण की बात हो रही, उत्पादन की नहीं, कोयला भंडारण के संदर्भ में घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। बी ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। सी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या फिर डी झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारत में कोयला भंडारण में सर्वाधिक जो कोयला भंडारण है वह है झारखंड के पास लगभग 83.15 बिलियन टन का। यह नंबर याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो भारत का सर्वाधिक कोयला भंडारण है वह है उड़ीसा के पास और तीसरे नंबर पर जो भारत का सर्वाधिक कोयला भंडारण है वह है छत्तीसगढ़ राज्य के पास। अगर और आगे बढ़ें तो 5वें नंबर पर जो सर्वाधिक कोयला भंडारण है वह है पश्चिम बंगाल के पास और 5वें नंबर पर जो सर्वाधिक कोयला भंडारण है वह है मध्य प्रदेश के पास। ठीक है, तो पहले नंबर पर कोयला भंडारण में झारखंड है, दूसरे पर उड़ीसा है, तीसरे पर छत्तीसगढ़, चौथे पे पश्चिम बंगाल और 5वें पे है मध्य प्रदेश। ठीक, भंडारण उत्पादन में नहीं, उत्पादन में कौन प्रथम है बताइए, तो आप लोगों को बताया गया है। चलिए यहाँ बात करते हैं अगले प्रश्न की। यह मैपिंग से संबंधित प्रश्न है तो आप मैप में जरूर इन लोकेशंस को देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि तुर्की निम्नलिखित में से किन जल निकायों के मध्य अवस्थित है। अब आपको करना क्या चाहिए मैं बताऊँ, जब भी ऐसे प्रश्न आए ना वीडियो पॉज किया करिए, तुरंत जा करके अपना मैप खोला करिए और मैप में उस पर्टिकुलर देश या उस पर्टिकुलर लोकेशन को देखा करिए, फिर प्रश्न को आगे पढ़ा करिए। इससे आपको हमेशा के लिए वह लोकेशन वह चीज़ याद हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके पास वह है ए मृत सागर और काला सागर, डेड सी एंड ब्लैक सी। बी अकाबा की खाड़ी और भूमध्य सागर, गल्फ ऑफ अकाबा एंड द मेडिटेरियन सी। सी भूमध्य सागर और काला सागर, द मेडिटेरियन सी एंड द ब्लैक सी या फिर डी कैस्पियन सागर और स्वेज की खाड़ी। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। तुर्की देखिए वह भूमध्य सागर और काला सागर के मध्य अवस्थित है, जिसमें काला सागर तुर्की के उत्तर में स्थित है तो भूमध्य सागर जो है वह तुर्की के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए ईजियन सागर जो है वह तुर्की के पश्चिम किनारे पर स्थित है। कौन सा सागर? ईजियन। इन सब की लोकेशन आप मैप में ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ईजियन सागर तुर्की के पश्चिम में है, तुर्की के उत्तर में आपको ब्लैक सी देखने को मिलेगा और तुर्की के दक्षिण में आपको भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी देखने को मिलता है। नेक्स्ट देजफा DEJFA के नाम से जानी जाने वाली साइबर सुरक्षा परियोजना किस देश से संबंधित है? ए चीन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी दक्षिण कोरिया या डी ईरान। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी
ठीक है। ईरान से संबंधित या फिर ईरान की साइबर सुरक्षा परियोजना है जिसका नाम है देजफा, जिसका पूरा नाम है डिजिटल किलाबंदी या फिर डिजिटल फोर्ट्रीज। देखिए मैं लिख देता हूँ DIGITAL, डिजिटल फोर्ट RESS, डिजिटल फोर्ट्रीज या फिर डिजिटल किलाबंदी बोला जाता है। देजफा को पूरा नाम जो देजफा का है वह है, और यह ईरान की एक साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है। ठीक है, ईरान का साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है। इसके तहत ईरान की साइबर बुनियादी ढांचे पर जो साइबर हमला होता है उसको रोकने का काम किया जाता है, नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा करने का काम किया जाता है, ऑनलाइन धोखाधड़ी, नेटवर्क में मालवेयर का पता लगाने, उसके प्रसार को रोकने आदि चीज़ों का काम किया जाता है इस एजेंसी या फिर इस परियोजना के माध्यम से, जिसकी शुरुआत ईरान में मई 2019 में हुई थी। आपको पता है कि आजकल जो है देशों पर साइबर हमले ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ईरान चूँकि अमेरिका का जो है एक ऐसा बोला जा सकता है कि अब तो ट्रेडिशनल जो है वह दुश्मन हो गया है, तो इस कारण वहाँ पर लगातार वहाँ पर हमले होते रहते हैं। तो इन सब से निपटने के लिए ईरान द्वारा इस देजफा परियोजना या फिर देजफा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, साइबर हमलों से निपटने के लिए ईरान की यह परियोजना है जिसका नाम है देजफा। बस इतना ध्यान रखिए, काम बन जाएगा। मई 2019 में शुरुआत हुई थी, याद रहेगा तो बढ़िया, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, IUCN के अनुसार एक प्रजाति को विलुप्त माना जाता है यदि वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखा गया है। A 25 वर्षों से, B 40 वर्षों से, C 50 वर्षों से या D इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर D। देखिए IUCN वर्ष 1994, थोड़ा सा दो पार्ट में है यह आंसर। 1994 से पहले IUCN ऐसा मानता था कि यदि कोई प्रजाति जो है अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों के दौरान नहीं देखी गई है तो उसको विलुप्त मान लिया जाता था। लेकिन 1994 के बाद IUCN ने इस 50 साल के नियम को निरस्त कर दिया या फिर बदल दिया, और अब IUCN के द्वारा विलुप्त श्रेणी में उसी प्रजाति को रखा जाता है जिसको कि जब तक जिस प्रजाति के बारे में जब किसी प्रकार का संदेह न रह जाए कि उस प्रजाति का अंतिम जीव भी समाप्त हो गया है। मतलब साल के कंडीशन को ख़त्म कर दिया गया है, अब संदेह तक समाप्त होने तक उस प्रजाति को विलुप्त श्रेणी में नहीं रखा जाता है। जब संदेह भी समाप्त हो गया कि उस प्रजाति का अंतिम जीव समाप्त हो गया, तब उसको IUCN की लिस्ट में विलुप्त प्राणी की श्रेणी में रख दिया जाता है। हालांकि 94 से पहले वह 50 वर्षों का नियम था। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। A विल्हेम रांटजेन, B CV रमन, C JJ थॉमसन या फिर D नील्स बोर। चल, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर A। भौतिकी का प्रथम नोबेल दिया गया था वर्ष 1901 में एक्स किरणों की खोज या फिर एक्सरेज की खोज के लिए विल्हेम रांटजेन को। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 6 अक्टूबर 2020 को दिया गया। ठीक है, और यह 3 लोगों को दिया गया। पहले तो थे रोजर पेनरोज, दूसरे थे रेनहार्ड गेनजेल, और तीसरी थी एंड्रिया गेज। इन तीनों को संयुक्त रूप से 2020 का भौतिकी का नोबेल दिया गया, जिसमें रोजर पेनरोज को आधा और रेनहार्ड गेनजेल और एंड्रिया गेज को आधा दिया गया। ठीक है, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था, इनको अकेले दिया गया था। रोजर पेनरोज ने जो आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत है उससे ब्लैक होल के जुड़ाव की खोज की थी। ठीक है, और उसके अलावा जो ये रेनहार्ड गेनजेल थे और जो एंड्रिया गेज थी, इनको सुपर मास कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए
2020 का यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमारी गैलेक्सी यानी कि हमारे आकाशगंगा के बाहर अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ की खोज के लिए रेनहार्ड गेंजिल और एंड्रिया गेज को यह नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। आप गरिया रहेंगे कि पहले से ही आसान शब्दों में क्यों नहीं समझा दिए। आसान शब्दों में लोग समझना नहीं चाहते हैं। चलिए फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI के संकेतकों में से एक नहीं है। ए बाल मृत्यु दर, बी विद्यालय में उपस्थिति, सी स्वच्छता या फिर डी इंटरनेट कनेक्शन। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, MPI या फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो है इंटरनेट कनेक्शन को शामिल नहीं किया गया। देखिए बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कुल इसके 10 संकेतक हैं। कितने? 10। और इन सभी 10 संकेतकों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? तो पहला है शिक्षा। शिक्षा के अंतर्गत आता है विद्यालयी शिक्षा यानी कि स्कूलिंग कितने साल की किसी ने, और दूसरी चीज़ विद्यालय में उसकी उपस्थिति। पहला तो हो गया स्कूलिंग और दूसरी स्कूल अटेंडेंस, कितने साल वह स्कूल में पढ़ा और कितने साल वह स्कूल गया लगातार, यह इन दोनों को काउंट किया जाता है शिक्षा के अंतर्गत। दूसरे है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में बाल मृत्यु और पोषण को लिया जाता है। किसको किसको? बाल मृत्यु दर और पोषण को लिया जाता है दूसरे सूचकांक में। और तीसरा जो भाग है वह है जीवन स्तर का। किसका? जीवन स्तर का। और इस जीवन स्तर के अंतर्गत बिजली, ध्यान रखिएगा, बिजली, फर्श, पेयजल, स्वच्छता, रसोई ईंधन और संपत्ति। बिजली, फर्श, पेयजल, स्वच्छता, रसोई ईंधन और संपत्ति, इन सबको शामिल किया जाता है। और इन सभी का महत्व भी अलग अलग है, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सभी को MPI इंडेक्स तैयार करने के लिए 1/6 का महत्व दिया जाता है। और बाकी बचे हुए जो तीसरा संकेतक है जीवन स्तर, उसके सभी माप को यानी कि बिजली, फर्श, पेयजल, स्वच्छता, रसोई ईंधन और संपत्ति, उन सभी को 1/18 का महत्व दिया जाता है MPI इंडेक्स को तैयार करने के लिए। थोड़ा ये बताइए आप लोग कि MPI इंडेक्स कौन जारी करता है। नेक्स्ट, 2 सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ समितियाँ दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनके गठन का वर्ष दिया हुआ है। आपको नहीं पता तो बता दूँ, यह सभी समितियाँ गरीबी के माप के निर्धारण से संबंधित हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से उनका माप किया जाए। ठीक है, तो फिलहाल चलिए हमारा जो ऑप्शन है उसकी तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है कि अलग समिति 2005, बी लकड़वाला समिति 2012, सी तेंदुलकर समिति 1979, सी रंगराजन समिति 1993। ऑप्शन है आपके पास ए 4321, बी 3412, सी 1234 या डी 2134। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अलग समिति का गठन किया गया था 1989 में। ठीक है, 1979, ठीक 1979 या फिर 1979 में योजना आयोग ने जो है वाई के अलग की अध्यक्षता में अलग समिति का गठन किया था। और इस अलग समिति ने पोषण के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो पोषण का मानक निर्धारित किया गया था वह था 2400 कैलोरी का, और जो शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी का निर्धारण किया गया था वह था 2100 कैलोरी का। अलग समिति ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो अगर 2400 कैलोरी से कम ग्रहण कर रहे हैं भोजन तो उनका जो है गरीब माना जाएगा, और शहरी क्षेत्रों में यदि कोई 2100 कैलोरी से कम ग्रहण कर रहा है, 2100 कैलोरी से कम ग्रहण कर रहा है एनर्जी को, तो उसको गरीब माना जाएगा। कब गठन किया गया था? तो 1979 में। नेक्स्ट, लकड़वाल समिति की बात करें तो लकड़वाल समिति का गठन हुआ था वर्ष 1993 में। इसके अध्यक्ष का नाम था डी लकड़वाला। ठीक है, इन्होंने भी अलग समिति की सिफारिशों को जो है
फिर से कहा कि अलग समिति की जो सिफारिशें थी कि पोषण के आधार पर निर्धनता का आकलन किया जाना चाहिए, तो उसी आधार पर ही यानी कि कैलोरी की खपत के आधार पर ही निर्धनता का आकलन किया जाना चाहिए। हालांकि इन्होंने शहरी क्षेत्रों के लिए CPI-IW के आधार पर मानक बनाया, यानी कि शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को कहा, और ग्रामीण क्षेत्रों में कहा कि जो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उनका जो है उपयोग करके इस लिस्ट को, यानी कि जो गरीबों की लिस्ट है उसको अपडेट कर देना चाहिए। ये वाला स्टेटमेंट आप नहीं भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तेंदुलकर समिति की। तो तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था, तेंदुलकर समिति का, वर्ष 2005 में, और इसके अध्यक्ष थे सुरेश तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर नहीं, सुरेश तेंदुलकर थे तेंदुलकर समिति के अध्यक्ष, जिसका गठन किया गया था गरीबी या निर्धनता के आकलन की पद्धति की समीक्षा के लिए 2005 में। इन्होंने मासिक रुपयों को बता दिया कि मासिक कुछ रुपए थे, जैसे 2005-6 के लिए, 2004-5 के लिए इन्होंने बताया कि जो गरीब ग्रामीण क्षेत्र के गरीब हैं, यदि वे 446.68, फिर से लिख दे रहा हूँ, निश्चिंत रहिए, हाँ, तो 446.68 रुपये यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई प्रति माह कमा रहा है तब तो वह गरीब नहीं है। लेकिन 446.68 रुपये से कम यदि प्रति व्यक्ति प्रति माह कमाई की जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, तब वह व्यक्ति गरीब है। और शहरी क्षेत्रों के लिए इन्होंने बताया था कि मासिक रूप से 578.80 यदि कोई व्यक्ति कमा रहा है तो वह गरीब नहीं है, लेकिन यदि इसके नीचे वह कमाई कर रहा है तब वह व्यक्ति गरीब है, ठीक है। शहरी क्षेत्रों के लिए 578.80 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 446.68। इनको आप डिवाइड करके 30 से डेली की इनकम जरूर निकाल लीजिएगा। यह सिफारिश की गई थी सचिन तेंदुलकर कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट और सबसे अंतिम में बात करते हैं रंगराजन समिति की, जिसका गठन जो है वर्ष 2012 में किया गया था। तो इन्होंने एक कदम और आगे बढ़ते हुए तेंदुलकर समिति से प्रतिदिन के हिसाब से निर्धनता आकलन का निर्धारण करने का सिफारिश किया। इन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में यदि कोई 47 रुपये पर डे कमा रहा है तब वह गरीब नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई 32 रुपये कमा नहीं रहा, शहरी क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति 47 रुपये प्रतिदिन व्यय कर रहा है या खर्च कर रहा है तब वह गरीब नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपये खर्च कर रहा है तब वह गरीब नहीं है। लेकिन 47 और 32 रुपये से कम खर्च करने वाले व्यक्तियों को गरीब 47 रुपये शहरी क्षेत्रों में और 32 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में कम व्यय से कम व्यय करने वाले को गरीब माना गया सी रंगराजन समिति के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अरब खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित बिजली संयंत्र विकसित किया जा रहा है? ए कुवैत, बी संयुक्त अरब अमीरात या यूएई, सी ओमान या फिर डी सऊदी अरब। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, खाड़ी देशों ने या फिर जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उन्होंने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को विकसित करना बंद कर दिया था, ठीक है। हालांकि ओमान द्वारा 2018 में एक कोयला आधारित बिजली संयंत्र के लिए निविदा या फिर यूँ कहें कि बोली आमंत्रित की गई थी, लेकिन बाद में ओमान ने उसे निरस्त कर दिया था। लेकिन अभी फ़िलहाल बात कर रहे हैं हम लोग अब की, तो यूएई ने दुबई के नज़दीक शाह ए सुएब में कोयला आधारित बिजली संयंत्र विकसित करने की बात कही है, और इसके द्वारा इस कोयला आधारित बिजली संयंत्र का विकास वर्ष 2023 तक पूरी तरीके से यानी कि परिचालन में शुरू कर दिया जाएगा। इसका नाम और इसकी कुल क्षमता जो होगी वह होगी 2400 मेगावाट की। 600 मेगावाट के यहाँ पर अलग अलग संयंत्र लगाए जाएंगे। कितने? 4 होंगे ना। 600 मेगावाट के 4 संयंत्र लगाए जाएंगे, ठीक। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई के शाह सुएब में, ठीक है। और इसका नाम होगा हसन स्वच्छ कोयला
पावर स्टेशन। हसैन स्वच्छ कोयला पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो दुबई के शाह सुएब में स्थित है। इसकी कुल क्षमता 2400 मेगावाट होने वाली है और 2023 से यह पूरी तरीके से परिचालन में शुरू हो जाएगा। 600 मेगावाट के 4 इकाइयाँ या 4 संयंत्र यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, पहला संयंत्र जो है वह 2020 में शुरू हो जाएगा, दूसरा 2021 में, तीसरा 2022 में और चौथा जो है वह 2023 में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? ऑप्शन है ए 82वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी 83वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी 84वां संविधान संशोधन अधिनियम या फिर डी 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से एक मूल कर्तव्य बढ़ाया गया था, 11वां मूल कर्तव्य, और एक बढ़ाया गया था मौलिक अधिकार। ठीक है, और इसमें जोड़ा गया था एक अनुच्छेद 21 क या फिर अनुच्छेद आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, जिसमें राज्य अपना कानून निर्धारित कर सकता है, लेकिन वह किस प्रकार कानून बनाएगा कि वह इस प्रकार से कानून बनाएगा राज्य की 6 से 14 वर्ष तक की आयु के समूह के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जा सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न है, सीधे कथन पे चलते हैं। कथन ए है कि भारत में एक संघीय व्यवस्था का उद्देश्य प्रभावी सामूहिक कार्रवाई द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों एवं पहचान की एकता व विविधता के साथ स्वतंत्रता का सामंजस्य स्थापित करना है। कारण आर है कि भारत ने राष्ट्र निर्माण के बहुलवादी मॉडल का विकल्प चुना। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही आंसर देना है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं एवं आर कथन ए की सही व्याख्या है, बी ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, सी ए सत्य किंतु आर गलत है और डी ए गलत किंतु आर सही है। उम्मीद है यहाँ पर कुछ समझने समझाने लायक नहीं होंगी चीज़ें। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिलहाल मैं इस प्रश्न को समझा नहीं रहा हूँ, आपने स्टेटमेंट सुना होगा, पढ़ा होगा, तो आप अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, यदि किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में डाल देगा, मैं इस प्रश्न को फिर से करवाऊंगा। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन समझा इसलिए नहीं रहा हूँ कि एक बार आप लोग खुद से प्रयास करके बताइए कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 2 सूचियाँ दी हुई हैं, इनको सुमेलित करवाना है। एक तरफ भक्ति संत हैं और दूसरी तरफ उनके व्यवसाय हैं। ऑप्शन ए है रविदास नाई, बी सेना मोची, सी नामदेव जुलाहा या डी कबीर दर्जी। कूट है आपके पास ए 1 2 4 3, बी 2 1 4 3, सी 4 3 2 1 या डी 1 2 3 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, रविदास जो थे ये मोची थे। ठीक है, सेना जो थे वे नाई थे। नेक्स्ट, नामदेव जो थे वे क्या थे बताइए, नीचे अब तो देख के बता दीजिए। नामदेव जो थे वे थे दर्जी और सबसे अंत में कबीर जी जो थे वे थे जुलाहा। कबीर क्या थे, तो कबीर जुलाहा थे, रविदास मोची थे, सेना नाई थे और नामदेव जो है वे व्यवसाय से दर्जी थे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न दिया हुआ है। कथन ए है कि सामान्य तौर पर वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा के लिए अक्षांश एक निर्धारक है। कारण आर बताया जा रहा है कि तापमान के कारण ही आर्द्रता जलवाष्प के रूप में बनी रहती है। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है आपके पास ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बी ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, सी ए सत्य और आर असत्य है या डी ए असत्य और आर सत्य है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए
अक्षांश पे आपको पता है कि ज़्यादा गर्म रहती हैं हवाएं। 0 डिग्री अक्षांश पे अगर आप चलेंगे तो वहाँ पर देखेंगे सूर्य की जो रेखाएं हैं वह, सूर्य के जो प्रकाश है वह सीधे सीधे लंबवत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर जो है क्या बना दिया था मैंने, देखिए, अरे हाँ, आपको पता है कि 0 डिग्री अक्षांश पर जो है सूर्य की रेखाएं जो है वह लंबवत पड़ती हैं, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर जो है वह ज़्यादा रहता है। तो यहाँ का जो हवा रहती है ना वह शुष्क रहती है, यानी कि सूखी रहती है वह हवा। अब हवा जितनी शुष्क होगी वह उतना अधिक जलवाष्प को ग्रहण करेगी, और जलवाष्प की मात्रा ही वायु में आर्द्रता कहलाती है। ठीक है, तो बस अक्षांश इसके लिए निर्धारक कारक है। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो है अक्षांश पे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मौसम जो है या टेम्परेचर जो है, अथवा यूँ कह लें कि सूर्य की रेखाएं तिरछी होने लगती हैं। इस कारण से वहाँ की हवाओं में नमी पहले से बनी रहती है, या वे हवाएं पहले से ही ठंडी रहती हैं। तो ठंडी हवाएं जो है वे आर्द्रता की मात्रा, या फिर उनमें आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा नहीं हो पाती है, जबकि यहाँ पर आर्द्रता की मात्रा या फिर जल वाष्प की मात्रा हवाओं में ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हवाएं शुष्क होती हैं और वे अधिक से अधिक जल वाष्प को ग्रहण करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी का वो किया जा रहा, व्याख्या किया जा रहा है कि तापमान के कारण ही आर्द्रता जल वाष्प के रूप में बनी रहती है। ठीक है, चलिए, वैसे आर्द्रता के 3 माप होते हैं। ठीक है, एक होती है निरपेक्ष आर्द्रता, जान लीजिए थोड़ा सा, जब आया है तो थोड़ा टाइम और सही। एक होती है निरपेक्ष आर्द्रता, दूसरी होती है सापेक्ष आर्द्रता, और तीसरा होता है विशिष्ट आर्द्रता। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई ना, यह विशिष्ट आर्द्रता के संदर्भ में ही दी गई है पूरी पूरी स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखिए, यह जो निरपेक्ष आर्द्रता होती है यह जो है वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को दर्शाती है कि उसमें मात्रा कितनी है, और इस निरपेक्ष आर्द्रता को घन मीटर प्रति ग्राम या फिर किलोग्राम प्रति ग्राम में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ सापेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, और यह निश्चित तापमान, मतलब इसके लिए टेम्परेचर फिक्स होता है, और उसी निश्चित तापमान पर जो अधिकतम आर्द्रता होती है वह उसी तापमान पर निरपेक्ष आर्द्रता को इंगित करती है। मतलब कि जो अधिकतम आर्द्रता है उसके बटे आप निरपेक्ष आर्द्रता कर दीजिए और उसी का परसेंट निकाल दीजिए, तो यह कहलाती है सापेक्ष आर्द्रता। एकदम नॉन टेक्निकल रूप में यह चीज़ बताया हूँ ताकि आप समझ सकें। ठीक है, वहीं दूसरी चीज़ विशिष्ट आर्द्रता किसको बोलते हैं, तो वायु के प्रति इकाई भार में, मतलब वायु का मान लीजिए वेट 1 किलो है, तो इस 1 किलो भार में जल वाष्प का कितना भार होगा इसको दर्शाया जाता है विशिष्ट आर्द्रता के रूप में। शुद्धतम रूप में जानना है तो विशिष्ट आर्द्रता को वायु के प्रति इकाई भार में जल वाष्प के भार के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, और यही विशिष्ट आर्द्रता के बारे में यहाँ बात की गई कि जैसे जैसे हम जो है अक्षांशों की तरफ बढ़ते रहते हैं, या फिर अक्षांश के अधिक क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा अक्षांशों की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे 0 डिग्री से हम चले गए 60 पर, फिर 60 से चले गए 90 पर, 90 से 120 की तरफ, तो आर्द्रता भी धीरे धीरे घटती चली जाती है। और जैसे जैसे हम निम्न अक्षांशों की तरफ बढ़ते हैं तो आर्द्रता बढ़ती जाती है। और यह किस कारण होता है, तो यह होता है टेम्परेचर यानी कि तापमान के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड या फिर गंभीर संकटग्रस्त। एक तरफ जो है पक्षियों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जो है IUCN की रेड लिस्ट में उनके बारे में पूछा जा रहा है कि वह IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब बताइए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गंभीर संकटग्रस्त, बी ग्रेटर फ्लेमिंगो सुभेद, सी नीलगिरी तहर लुप्तप्राय, या फिर डी अमूर फाल्कन कम चिंतनीय। ठीक है, अमूर फाल्कन लिस्ट कंसर्न, नीलगिरी तहर इंडेंजर्ड, ग्रेटर फ्लेमिंगोस वनरेलेबल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो बताइए कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर फ्लेमिंगोस जो है यह सुभेद कैटेगरी में नहीं है, यह लीस्ट IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में यानी कि कम चिंतनीय पक्षियों की कैटेगरी में आते हैं। जो ग्रेटर फ्लेमिंगोस होते हैं इनका रंग जो है वह गुलाबी होता है। ठीक है, और इनको फिल्टर फीडर भी बोला जाता है, यानी कि ये देखिए शिकार और मछली और पानी को एक साथ जो है ले लेते हैं, उसके बाद पानी को छान करके शिकार खा जाते हैं और पानी बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये खारे चिराट और शैवाल के शैवालों को खाते हैं, इस कारण इनका रंग गुलाबी हो जाता है।
हाल ही में लगभग 25 साल के अंतराल के बाद, ठीक है, 25 साल के अंतराल के बाद इनको आंध्र प्रदेश के कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य में देखा गया। किनको? ग्रेटर फ्लेमिंगोस को। थोड़ी सी बात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में करते हैं। तो इनका एक अन्य उपनाम है गोंडावड़, ठीक है, क्या नाम है? गोंडावड़ नाम है, और यह IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर संकटग्रस्त या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। साथ ही साथ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में आते हैं, और इसके अलावा साइट्स की सूची में परिशिष्ट नंबर 1 में आते हैं, और साथ ही साथ CMS या बान कन्वेंशन के अंतर्गत भी इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को रखा गया है, ठीक है। और इनके निवास स्थानों की बात करें तो यह शुष्क और अर्धशुष्क घास के मैदानों में, कटीली झाड़ियों वाले जो खुले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर, कृषि क्षेत्र जहाँ पर लंबी लंबी घासें होती हैं वहाँ पर आप इनको देखेंगे। लेकिन ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है यह सिंचित क्षेत्रों से दूर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ी सी बात अगर हम कर लें नीलगिरी तहर की, जो कि लुप्त प्राय यानी कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है IUCN की रेड लिस्ट में। तो ये भैया दक्षिण पश्चिमी घाटों के 1200 से 2600 मीटर की ऊंचाई वाले खुले माउंटेन ग्रासलैंड या फिर सोला ग्रासलैंड में पाए, कहाँ पर? सोला ग्रासलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। और यह जो है जो नीलगिरी तहर है यह तमिलनाडु का राजकीय पशु है। ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर, जो कि IUCN की रेड लिस्ट में क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड कैटेगरी या फिर लुप्त प्राय की श्रेणी में आता है। सबसे अंत में अमूर फाल्कन के बारे में बात करते हैं। तो अमूर फाल्कन जो है यह कम चिंतनीय, IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न या फिर कम चिंतनीय की श्रेणी में आता है, और ये अमूर फाल्कन जो है यह भारत, अफ्रीका और साथ ही साथ पूर्वोत्तर एशिया के क्षेत्रों में मिलता है, ठीक है। ये ग्रासलैंड, सवाना या फिर जो अंतर्देशीय दलदली मैदान या वेटलैंड्स होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मंगोलिया से दक्षिण अफ्रीका की उड़ान के दौरान, मंगोलिया से ये निकलते हैं और दक्षिण अफ्रीका तक जाते हैं, और इसी उड़ान के दौरान यह हर साल नागालैंड की दोयांग झील में घूमने फिरने या फिर थोड़ी देर रुकते हैं, हाल्ट स्टेशन जो बोलते हैं, वहाँ पर विश्राम करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागर के शैडो जोन की विशेषताएं हैं? A, ऑक्सीजन की कमी वाला जोन, B, महासागर का सबसे पुराना जल, C, बढ़ते प्रवाह के बीच स्थिर जल, या D, ये सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर D। देखिए, महासागर के शैडो जोन किसको बोला जाता है? देखिए, महासागर की भूमि के क्या कहते हैं, महासागर की जो भूपर्पटी है उसके निकट, भूपर्पटी नहीं बोला जाएगा उसको, महासागर की सतह बोला जाता है, ठीक है। तो महासागर की सतह के निकट और उससे थोड़ा ऊपर, ठीक है, सतह के निकट लेकिन सतह पर नहीं, महासागर की सतह के थोड़ा ऊपर, और जो ऊपरी महासागर है उसके बहुत नीचे यानी कि लगभग सतह के पास, यह इस प्रकार का शैडो जोन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इस शैडो जोन में ऑक्सीजन जो है वह अत्यंत कम मात्रा में होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अवायवीय जीव ही जीवित रह सकते हैं। वास्तव में शैडो जोन बोला जाता है जो महासागर में स्थिर जल होता है उसको, ठीक है। स्थिर जल जो होता है, जो उसमें किसी प्रकार का संचलन या गति नहीं होती है, और इस कारण यह जल जो है काफ़ी पुराना हो जाता है, इसी कारण इसको शैडो जोन भी कहा जाता है, ठीक है। इसी शैडो जोन में जब गति ही नहीं हो रही किसी प्रकार का, तो इसमें जो भी पोषक तत्व होंगे वे भी फंस जाएंगे और सड़ते रहेंगे, उसी में जो भी कार्बन होंगे वे फंस जाएंगे और सड़ते रहेंगे, ठीक है। और इन सब का जो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है वह धीरे धीरे जलवायु को परिवर्तित भी करता है, ठीक है। तो जान लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, अवायवीय जीव ही पनपते हैं, और कार्बन 40 जो है, जो आयु गणना की जो विधि है उससे पता चला है कि जो प्रशांत महासागर का इस शैडो जोन या फिर जो जल है वह सबसे पुराना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पूछा जा रहा है कि ग्रेट ग्रीन वॉल पहल है, ऑप्शन है आपके पास A, तटीय क्षेत्रों में मृदा क्षरण की रोकथाम हेतु एक वृक्षारोपण अभियान, B, पर्यावरण से पॉलीथीन उन्मूलन का एक कार्यक्रम, C,
दिल्ली में वायु प्रदूषण में वृद्धि का कारण बने स्टबल बर्निंग के खिलाफ एक मुहिम, या फिर डी, जलवायु परिवर्तन एवं मरुस्थलीकरण के प्रभावों से निपटने के लिए अफ्रीका का एक प्रमुख कार्यक्रम। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, जलवायु परिवर्तन के एवं मरुस्थलीकरण के प्रभाव से निपटने के लिए यह अफ्रीका का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसको FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा है या फिर शुरू किया गया है। इसको COP22 की बैठक के बाद चालू किया गया था। ठीक है, COP22 की बैठक के बाद चालू किया गया था। इसमें होगा क्या कि आप ये जो देखेंगे सहारा का जो ये रेगिस्तान है, मान लीजिए कि इधर पूरा सहारा का रेगिस्तान है, तो इसको यहाँ से, ठीक है, इस सहारा रेगिस्तान के किनारे से यहाँ पर ढेरों वृक्ष लगा दिया जाएंगे और इसी वृक्ष को बोला जा रहा है ग्रेट ग्रीन वॉल। ठीक है, जिससे इस मरुस्थल का विस्तार जो है वह रुक जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट छोटा सा लेक्चर है, 20 प्रश्न और बचे हुए हैं, उनको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। चूँकि देखिए आगे प्रश्न छोटे छोटे हैं तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, लेकिन यह लेक्चर अपने समय को कंप्लीट कर चुका है। तो फिलहाल के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।